नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के इतिहास का भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले भाग में हमने करीबन 30 क्वेश्चन किए थे। उससे आगे अब हम शुरू करेंगे। 30 सवाल मैंने पहले कर लिए हैं। ऊपर मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए। आगे हम इसको बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। पहला ही जो सवाल है कि किस स्थान की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी, जबकि उसके बारे में जो ब्यौरा था वो नागपुर के अधिवेशन में पास हुआ था दिसंबर 1920 में। तो ये जो घटना थी, हिंसक घटना, उसमें ये हुई कहाँ पर थी? गोरखपुर है एक जिला उत्तर प्रदेश के अंदर। वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है चौरी चौरा। वहाँ पर ये घटना हुई थी जहाँ पर भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया था और वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर के करीबन 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये जो आंदोलन है अब हिंसक रूप ले रहा है, इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए। तो ये जो हिंसक घटना थी चौरी चौरा की, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी 1922 में, इसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ? ये 1919 में हुआ था। हालांकि 1935 में भी एक एक्ट पास हुआ था, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे उस एक्ट की जो 1919 में हुआ था। और यहीं पर जो साइमन कमीशन, साइमन आयोग जो बना था 1927 के अंदर और 1928 को जो भारत में आया था, इसी एक्ट को बनाने के बाद ये डिसाइड किया गया था कि इसके 10 वर्ष के बाद ये जो कानून बनाए गए हैं इसकी समीक्षा होगी, इसमें कोई बदलाव है किया जाना चाहिए तो वो बदलाव किया जाएगा। तो यहाँ इसका संबंध सीधा सीधा साइमन कमीशन से है। यहाँ पर ये सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1919 में। आगे चलते हैं। अगला ही सवाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड ही है कि जो प्रांतीय परिषद थी उसका गठन किस एक्ट के आधार पर हुआ था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर ही प्रांतीय परिषद का गठन हुआ था। और जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में हिस्सा लेने और ना लेने के बीच में फंसी हुई थी, उस समय कांग्रेस के भीतर ही एक और पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिसका गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। यह सवाल अक्सर अक्सर पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये दो व्यक्ति थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी, जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये वो है साइमन कमीशन जिसकी बात मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में कही थी। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया था तो उसमें बहुत सारे कानून बनाए गए थे और यह रखा गया था कि अगले 10 वर्ष में, 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग बिठाया जाएगा और उस कानून से संबंधित बातें की जाएंगी, क्या ये कानून भारतीयों के लिए सही है या नहीं है। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में एक कमीशन बनाया गया जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और वो साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा, 1928 के अंदर, जिसका पुरजोर विरोध हुआ। गो बैक साइमन, इसका विरोध होने का पीछे क्या कारण थे कि ये जो जो कमीशन बनाया गया था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य ब्रिटिशर्स थे, वाइट लोग थे, गोरे लोग थे। जबकि हिंदुस्तान वालों का कहना था, भारत के लोगों का कहना था कि क्योंकि ये कानून की समीक्षा के लिए है जो 1919 में बनाए गए थे, तो भारत पर उन कानूनों का क्या प्रभाव पड़ा और उनमें क्या संशोधन होना चाहिए, इसके बारे में कोई भारतीय ही बेहतर बता सकता है, जबकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसीलिए इस कमीशन का पुरजोर विरोध हुआ था। आगे चलते हैं, कब हुआ था, कब पहुंचा था भारत में? सवाल है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 के अंदर। अगला सवाल है, डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किसने और कब किया? वॉयस रॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया था। अगला सवाल है, ये जो सब एक जो पूरी लाइन है आप देखेंगे, इस लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं कि 1900 कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो रावी नदी के किनारे हुआ था और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पहले हमने बात की थी कि जो
कांग्रेस पार्टी है उसका गठन 1885 में हुआ था और 1885 के बाद प्रत्येक वर्ष वो अधिवेशन किया करते थे जिसमें सभी कांग्रेस के नेता जुटा करते थे और वो अपनी बातों को रखा करते थे। इसी कड़ी में 1929 में दिसंबर में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। वो रावी नदी के किनारे हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी और वहां पर एक मुख्य मांग थी कि पूर्ण स्वराज, और वहां पर यह निश्चय किया गया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा और इसका सीधा सीधा संबंध 26 जनवरी 1950 से है। उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। आगे चलते हैं, पहले इसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन बनेगा, कांग्रेस का दिसंबर 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के। उसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वहां पर जो मुख्य बात रखी गई वो थी पूर्ण स्वराज की। और पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो दिन मनाया गया, जो दिन डिसाइड किया गया था 26 जनवरी 1930, वो भी इसी अधिवेशन में डिसाइड किया गया था। अब देखिए, हमने संविधान वाले अध्याय में एक बार पहले बात किया था, उसमें हमने बात की थी कि जो हमारा संविधान है वो नवंबर 1949 में बन करके तैयार हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो लागू किया गया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आज भी 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो ये 26 जनवरी को लागू किया गया था हमारा संविधान। इसके पीछे कारण भी यही था कि 26 जनवरी 1930 वो पहला दिन था जब हमने उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इस दिन को 26 जनवरी को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान को, जो कि नवंबर 1949 में बनकर के तैयार हो गया था, उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये पीछे कहानी है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी ने 21 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था और उसमें कितनी मांगे रखी गई थी? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसी मांग पत्र के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जुड़ा हुआ है, दांडी यात्रा जुड़ी हुई है। तो हमें इस बारे में मालूम होना चाहिए कि एक पत्र लिखा गया था, महात्मा गांधी जी ने लिखा था और उसमें जो वहाँ के लॉर्ड थे, वायसरॉय थे इरविन, उनको लिखा था और इसमें करीबन 11 मांगे रखी गई थी, जिसमें बहुत सारी मांगे थी। लगान को कम करना था और जो डिफेंस है उसको कम करना था और जो मुख्य मांग थी वो थी नमक पर बने कानून को वापस लेना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि नमक ही एक ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। तो शोषण करने के लिए, दबाने के लिए, हमारा आर्थिक शोषण करने के लिए उन्होंने नमक पर भी पाबंदी लगा दी थी। नमक जो प्राकृतिक रूप से मिलता है उस पर भी हमारे को इस्तेमाल करने की पाबंदी लगा दी थी। तो इसलिए इस्तेमाल करने की पाबंदी, बनाने की पाबंदी लगा दी थी और उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता था जब हम उसका इस्तेमाल कर पाते थे। तो नमक पर बने कानून को वापस लेना, और महात्मा गांधी जी उसका इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ा आंदोलन चलाना है, तो उन्हें लगा ये सही समय है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा था। ये जो 11 मांगे लॉर्ड इरविन को सौंपी गई थी, उसमें यह बात भी रखी गई थी कि 11 मार्च तक अगर इन बातों को नहीं माना गया, ये तारीख रखी गई, तो 12 मार्च से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। और ऐसा हुआ भी। 11 मार्च ये आता इस पत्र में, किस तारीख तक यह मांगे मान लेने के लिए अल्टीमेटम, ये चेतावनी दी गई थी। तो वो तारीख थी 11 मार्च की। उसके बाद हमें ये जो कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, इन सब के बारे में जान लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दांडी यात्रा संबंधित कुछ सवाल जरूर आते हैं और बड़ा सवाल भी बन जाता है। देखिए, जब 11 मार्च को भी हमारी मांगों को नहीं माना गया, महात्मा गांधी जी ने जो पत्र दिया था उन मांगों को नहीं माना गया, तो 12 मार्च को ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा है, ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा, यहाँ पर साबरमती है और दांडी जो प्रदेश है, वो जो दांडी प्रदेश तटीय प्रदेश है, गुजरात के तट पर लगता है। तो यहाँ से साबरमती आश्रम से ये जो दांडी हमारे तट पर है, इसके बीच की दूरी 240 किलोमीटर की थी।
ठीक है जी। और ये यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और दांडी पहुंच करके ख़त्म हुई थी। तो ये जो यात्रा शुरू हुई थी वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। ये साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और जब यहाँ से यात्रा शुरू की गई उस समय महात्मा गांधी जी के साथ केवल 78 ही स्वयंसेवक थे। हालांकि बाद में इसमें हजारों लोग जुड़ते चले गए। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंचे थे। देखिए आप गिन भी सकते हैं, 12 मार्च को उन्होंने शुरू किया। जो डिस्टेंस था साबरमती से लेकर के और दांडी का वो 240 का था और हर दिन वो 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया करते थे और ऐसा करते करते वो 24 दिन में हर रोज़ 10 किलोमीटर चल करके 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंच गए थे। और दांडी पहुंचने के बाद तट पर नमक बनाकर कानून को तोड़ा गया और इस कानून को तोड़ने के साथ ही एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की गई जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सवाल है कब शुरू की गई, कहाँ से शुरू की गई, कितने स्वयंसेवक थे और नमक का कानून कब बनाया, कौन से तट पर बनाया गया, दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, कितने दिन रोज चला गया। तो दांडी से संबंधित सारा का सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। उसके बाद है सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है क्योंकि जो भारत की जो सीमाएं हैं वहाँ पर महात्मा गांधी जी के विचारों को फैलाने का काम अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। और सीमांत गांधी को अप्रैल 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया था, अप्रैल 1930 में। और गांधी जी इरविन का समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। गांधी जी ने ये बात को स्वीकार कर लिया था कि अगर आप हमारे राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे तो हम इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे। और इरविन ने यह प्रॉमिस किया था कि हम सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। यही वो समझौता था। तो ये समझौता हुआ कब था, 5 मार्च 1931 को। आगे हम चलते हैं। आगे जो सवाल है, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में जाने की बात को स्वीकार किया था, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो गोलमेज सम्मेलन में जाने की बात को स्वीकार किया। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी इस बात पर सहमत हुए थे कि वो इंग्लैंड आएंगे क्योंकि गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता बन गया था जिसका मैंने विस्तार से आपको बताया। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने ये बात स्वीकार की कि वो जाएंगे और वो गए भी। उसके बाद जो है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब और कहां पर किया गया। ये एक क्रांतिकारी एसोसिएशन थी जिसका निर्माण दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया। 1928 को इसको बनाया गया। आप लोगों ने नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी क्रांतिकारी इसी क्रांतिकारी एसोसिएशन के सदस्य थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। तो इसका गठन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया और 1928 को किया गया। ये आपकी पुस्तक के एक कॉर्नर में एक बॉक्स बना करके उसके बारे में लिखा हुआ है, आप उसको जरूर देख लें। हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल है 1928 को लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किन क्रांतिकारियों ने फेंका था। कौन इस नाम को नहीं जानता। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में जाकर के वहां पर बम को फेंका था। हालांकि इनका जो उद्देश्य था किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था और वो बम केवल और केवल आवाज़ दिल्ली जो जो ब्रिटिश सरकार है, जो बहरी सरकार थी, उनके कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था। उसके बाद जो अगला सवाल है, जो महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे, जब उनको फांसी की सजा दी गई तो उनकी उम्र कितनी थी। उनकी उम्र महज 23 वर्ष की उम्र उनकी थी। ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा गया है। उसके बाद एक पूरी लाइन है जो भगत सिंह ने कही थी, वह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल भगत सिंह ने किया था। एक बार ये सवाल भी आया था। उसके बाद अछूतों को हरिजन या ईश्वर की संतान किसने बताया है, तो महात्मा गांधी जी ने अछूतों को हरिजन कह करके बुलाया था सर्वप्रथम। उसके बाद अछूतों से संबंधित या जो लोअर कास्ट के लोगों से संबंधित ही सवाल है, जो दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किसने और कब किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो जाने जाते हैं अछूतों का सामाजिक उत्थान करने के लिए, उन्होंने 1930 में एक दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था। उसके बाद अगला सवाल है, पूना समझौता पैक्ट किसके बीच में हुआ था। यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि
पूना पैक्ट साइन हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य में सितंबर 1930 के पीछे। इसके पीछे जो समझौते के पीछे जो मुख्य कारण था वो इस शब्द में निहित है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आप जान लें। पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता है जब किसी निर्वाचन क्षेत्र से कोई एक कैंडिडेट खड़ा होता है, किसी एक पर्टिकुलर जाति का या धर्म का ही कैंडिडेट खड़ा होगा और उसी धर्म और उसी जाति के लोग ही केवल उसको वोट देंगे, तो इसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ये बात मान ली गई थी किसके द्वारा? ये बात ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा मान ली गई थी। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये देश को तोड़ने के लिए ये बनाया गया है। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरुद्ध जाकर के महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन करना शुरू कर दिया था। अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य में 1930 में एक समझौता हुआ था जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन को खत्म कर दिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जिद पृथक निर्वाचन क्षेत्र को हटा करके आरक्षण तक समझौता कर लिया था। अगली बात है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने और कब की थी? ये मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में की गई थी और पूना पैक्ट के माध्यम से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात को खत्म कर दिया गया। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आगे चलते हैं और मुस्लिम लीग का एक बहुत ही बड़े नेता थे जिनको मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जाना जाता है। ये सवाल है, मुस्लिम लीग के सबसे प्रभावशाली नेता का क्या नाम था? तो मोहम्मद अली जिन्ना बहुत प्रभावशाली नेता थे मुस्लिम लीग के। उसके बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमारा राष्ट्रगान है जन मन गण अधिनायक जया है। इसी तरह से हमारा जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है। इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा। राष्ट्रवाद की भावना को उदय करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जिनमें से राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स था जिसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। और आनंद मठ एक पुस्तक थी, एक साहित्य थी जिसका निर्माण भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा किया गया। उसके अलावा भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया? ये अवनिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, अवनिंद्रनाथ टैगोर भारत माता की विख्यात छवि को जिन्होंने चित्रित किया उनको अवनिंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है। इसके बाद जितनी भी तमिल लोक कथाएं थी उनका संकलन किया गया था और उनको नाम दिया गया था द फोकलोर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो तमिल की लोक कथाओं का संकलन करने का श्रेय जाता है नटेशा शास्त्री को। ये 3 बार सवाल पूछा जा चुका है। आगे हम चलते हैं कि 2 बार जो हमारा तिरंगा झंडा बना था। देखिए, पहला जो तिरंगा झंडा था जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में इस्तेमाल किया गया, उसके रंग थे हरा, पीला और लाल। इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने पीले रंग को हटा करके केवल सफ़ेद, हरा और लाल रंग को स्वराज के झंडे में स्थान दिया था। तो दोनों ही सवाल आप देख लें, स्वदेशी आंदोलन में हरा, पीला और लाल, और महात्मा गांधी जी ने स्वराज के झंडे में हरा और पीले को हटा करके उसमें सफ़ेद रंग को डाल दिया था, सफ़ेद, हरा और लाल। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस अध्याय के हैं। इसके बाद मैं आपकी जो आर्थिक है, इकोनॉमिक्स है, उसके बारे में सवाल बनाने जा रहा हूं। अगर आपको ये ठीक लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं इकोनॉमिक्स के जो हमारे 4 या 5 अध्याय आने हैं, मैं उसमें से प्रत्येक सवाल को टच करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।